हेलो। हेलो। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग मैम। हमने क्वालिटी मैनेजमेंट का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। हमने ज्यूरेंस के स्टेप्स भी देख लिए थे। मैंने आपको ये पूरे 10 स्टेप्स बताए थे, ठीक है। 10 स्टेप्स प्रोसेस बताता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स के। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? हाँ मैम। हाँ स्क्रीन मैम। भी? यस मैम। ओके। तो आज हम लर्निंग कर्व का भी मैंने स्टार्ट किया था आपके साथ में, ठीक है। तो आज हम लर्निंग कर्व ऑन ग्राफ, ठीक है। तो मैंने इसमें बहुत अच्छा आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट ईयर में कोई आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करने दे रही हूँ, देन सेकंड ईयर, देन थर्ड ईयर में आपको लास्ट ईयर में फिर से वही ऑर्गेनाइजेशन या फिर से वही कोई वही प्रोग्राम को हम आपको फिर से दे रही हूँ करने के लिए। तो आपका पहले से कितना बेहतर और कितना इनोवेटिव होगा। तो आपका बार ग्राफ कैसे जाएगा? ऊपर में जाएगा। आपने बार ग्राफ देखा होगा किस तरीके से बार ग्राफ होता है, ठीक है। तो पहले केस में कितना आपको 30 to 40% आपको रिस्पॉन्ड मिला, 30 to 40 लोगों ने आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिए कि अच्छा हुआ है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट अच्छा हुआ है, सब चीजें अच्छी हुई है। लेकिन जब आपने सेकंड टाइम वो चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सेकंड टाइम आप फिर से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो तब उस बार में क्या हुआ, आपका 80% आपको रिस्पॉन्स ज्यादा मिले, ठीक है। 80% आपका हुआ। पहले कितना था आपका? 30। मतलब 50% आपका ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ। 50% लोगों ने एक्स्ट्रा, पीपल्स ने इनोवेट किया आप लोगों को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, और आपको 50 नए लोग मिले जहाँ पे आपको उन लोगों ने मोटिवेट किया कि आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, आपका एग्जीक्यूशन अच्छा हुआ, आपका बजट में हुआ सारी चीजें, ठीक है। तो पूरा इवेल्यूशन आपका बहुत अच्छा निकला, ठीक है। देन लर्निंग कर्व ऑन ग्राफ, ठीक है। आपने 10th में बार ग्राफ सीखा होगा कि वीट का 50% प्रोडक्शन, राइस का 30% प्रोडक्शन। तो अपन बार ग्राफ पे बनाते थे एक चार्ट, आपको याद है गर्ल्स 10th में? हेलो, बार ग्राफ मैम। पता है आपको? हाँ मैम। ठीक है, तो ये उसी तरीके का बार ग्राफ है। Learning curve demonstrate that over a period time there is an increase in productivity but with diminishing rate as production increase, ठीक है। तो इसमें हर बार कैसा होता है, जब साल के एंड में जब प्रोडक्शन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, प्रोडक्शन के बारे में बातें करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, पीपीडी बना के एक्सप्लेन करते हैं। तो पीपीडी में वो डायरेक्ट मेजर करते हैं कि पिछले साल का इतना प्रोडक्शन हुआ, इतना इन्वेस्ट किया, इतना लॉस में गया, इतना प्रॉफिट में आया, इतने नए पीपल हमारे इसमें ज्वाइन हुए, एम्प्लॉयमेंट हुआ, इतने नए पुराने लोग इतने छूट गए, इतने पुराने लोगों ने लेफ्ट कर दिया। तो ये पूरे बार ग्राफ में वो लोग प्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि वो उनको इजीली कम्युनिकेट हो सके। वो पिक्चर देख के भी लोग समझ सकते हैं। जैसे हम लोग सभी का बार ग्राफ बना रहे हैं, जैसे कि आपके क्लास में हर एक को क्लास में अलग अलग परसेंटेज मिले, जैसे दीक्षा को 50 मिल रहे हैं, निशा को 80 बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो उनका बार ग्राफ है दीक्षा से हाई निशा का रहेगा, ठीक है। शिवांगी का 85 है, या आरती का, अर्पिता का 65 है। तो इस तरीके से आपका सभी का बार ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो कैसा बन रहा है, सबका मेजरमेंट कर रहे हैं। वैसे ही हर एक चीज का जब प्रोडक्शन निकालते हैं, तो हर एक चीज का रेट निकाल रहे हैं। हर एक उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, बार ग्राफ में शो कर रहे हैं कि हमारा खर्च एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, खर्चा कितना लगा है, लागत कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, कौन से ईयर में कितने एम्प्लॉयज ने लेफ्ट कर दिया, कितने एम्प्लॉयज लेफ्ट हो गए, कितने नए एम्प्लॉयज अपने इधर रिक्रूटमेंट हुए, कितनी नए नए अपॉर्चुनिटीज आई, कितना और नया ब्रांड खोले हमने, नया नए नए चीज खोलने की वजह से हमारे प्रोडक्शन में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये सारे सब कुछ परसेंटेज में निकाल के, एक बार ग्राफ में निकाल के वो लोग अपने एट द एंड ऑफ द सेशन में, ईयर में वो लोग पूरा डिस्कस करते हैं। तो ये सब चीजें देखने के लिए हमको बार ग्राफ का प्रेजेंटेशन बहुत इजीली हमसे
एग्जीक्यूट कर सकते हैं और समझ सकते हैं उस चीजों को। Therefore, if the rate of reduction is 20% less than 20% than the learning curve is referred to as 80% learning curve। ठीक है, 20% रिडक्शन हो रहा है मतलब 80% बढ़ रहा है। आपने अगर शो किया कि 20% हमारे इधर लोग, 100 में से 20 लोग हमारे इधर नए ज्वाइन हुए हैं या नए एम्प्लॉयज में आए हैं, इसका मतलब जो 80% है वो पुराने लोग हैं। क्योंकि आपको पता है पूरा परसेंटेज, पूरा जो सर्कल होता है वो 100% हम डिनोट करते हैं। पूरा बार ग्राफ का जो स्केल होता है उसको हम 100% डिनोट करते हैं। 100% में से 20% मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास नया एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, 20% नया एम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब बाकी रिमेनिंग जो बचे हुए 100 में से 20 चलेगा तो कितने बचे हैं? 80 बचे हैं। तो 80 जो परसेंटेज वाले जो लोग हैं वो अभी भी हमारे पुराने वाले एम्प्लॉयर्स हैं, जो कि हमारे पास अभी भी पुराने वाले एम्प्लॉयर्स चल रहे हैं। और जो 20% जो एम्प्लॉयज है वो भी न्यू हमारे कंपनी को जोड़े गए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कैसा ये परसेंटेज के हिसाब से, बार ग्राफ के हिसाब से जल्दी से इवेल्युएट कर सकते हैं, चीजों को एग्जामिन कर सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। Research has shown that as the production quantities double over a period of time, the average time decrease by 20% for immediate production unit। ठीक है, तो कोई भी रिसर्चेस का जब करता है, कोई भी रिसर्चेस शो करता है तो वो भी परसेंटेज में ही अपना बायोडाटा प्रेजेंट करता है, देन उसके बाद ही कंक्लूजन कंक्लूड करता है। तो इसमें भी कोई भी प्रोडक्शन, अगर कोई रिसर्च कंक्लूड कर रहा है, कोई अपने कंपनी का प्रोडक्शन बता रहा है, तो वो भी बताता है कि कितने परसेंट लेस हुआ है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। अगर 20% नए एम्प्लॉयज आए हैं तो 80% पुराने ही है। ठीक है, 20% नया जिससे हमारे इसमें प्रोडक्शन बढ़ा है। पिछले साल 60 बढ़ा था, मैं अभी बोल रही हूँ कि हमारे इसमें और 20% और नया प्रोडक्शन ऐड हो गया, तो मतलब 60 और ये 80 मिला के, 60 और 20 मिला के हमारा प्रोडक्शन टोटल कितना हो गया? 80% प्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, तो ये सब टारगेट है जिसमें कि हम लोग जल्दी से इवैल्यूएट कर सकते हैं हमारे इसको, प्रोडक्शन को। देन लर्निंग कर्व इज रिलेवेंट इज टेकिंग फॉलोइंग डिसीजंस। ठीक है, ये लर्निंग कर्व हमको हेल्प करते हैं किस किस चीजों के लिए। देखो, प्राइसिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर कॉस्ट। ठीक है, अगर आपने कोई सोप का प्रोडक्शन देखा कि कोई आपकी सोप कितनी बिक रही है, आपको पता है आपकी सोप का प्रोडक्शन काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा लोग उसको अचीव कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो आप उसके फ्यूचर के लिए और कुछ ना कुछ एडिशन सोचोगे। उसमें अभी आपने एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट दिया है, तो आगे आप चंदन का एक्सट्रैक्ट वाला एक और प्रोडक्शन बनाओगे, एक और सोप बनाओगे। तो ये क्या कर रहे हो? आप फ्यूचर के लिए उसको डेवलप कर रहे हो, फ्यूचर के लिए आप उसको बना रहे हो। ठीक है, वैसे ही डेटॉल वाली शॉप, जब डेटॉल की शॉप बनी थी तो डेटॉल वाले ने जब अपनी 20 रुपए वाली से साबुन शुरुआत की थी, तब उसने देखा कि मेरा प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा है क्योंकि हर लोग इसको परचेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसने 5 रुपए वाली भी डेटॉल की साबुन निकाला। ठीक है, जितनी उसकी 20 वाली साबुन नहीं बिकती है, उससे कहीं ज्यादा 5 रुपए वाली साबुन ज्यादा बिकती है। इसका मतलब कि कम रेट रखने से और कम छोटा सैंपल साइज बनाने से और कम रेट रखने से लोग उसको ज्यादा से ज्यादा परचेस कर रहे हैं। एज कम्पेयर टू 20 रुपीज वाली सोप ज्यादा लोग परचेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं आप? प्रोडक्शन में चेंजेस ला रहे हो, प्रोडक्ट वही है आपका, बस आपने क्या किया, क्वांटिटी कम कर दिया, जिससे कि आपकी प्राइस भी कम हो गई। और प्राइस कम होने की वजह से ज्यादा लोग उसको अचीव कंज्यूम कर पा रहे, खरीद पा रहे हैं। वर्कफोर्स स्कीम बेस्ड ऑन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। अब आपको पता है कि फ्यूचर में आने वाले कल में आपको प्रोडक्शन आपको बढ़ाना ही है। कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रीज हो, तो वहां पे उनको फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले कल के लिए भी उनका ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आपको पता है कि जहाँ वुड के जो फर्नीचर्स बनते थे, अभी उसकी जगह किसने ले लिया है? एल्यूमिनियम वाले जो फर्नीचर्स आते हैं उसने ले लिया है। ठीक है, तो वुड का प्रोडक्शन क्या हो गया है? थोड़ा कम हो गया है। अब फ्यूचर के लिए वो क्या कर सकता है, क्योंकि वुड को तोड़ना मना है, वुड के डंगाल को यूज करना मना है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपना आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो रहे वुड जैसा, लेकिन हम उसको वुड का स्ट्रक्चर दे सके। ठीक है, तो इसमें जो आपको जो चंदन की है, जो टीक वुड जो है, सारे वुड्स है, ये वुड्स को भी, ये लकड़ियों को तोड़ना, या झाड़ को तोड़ना स्ट्रिक्टली इसके ऊपर बैन है, क्योंकि हम नेचर को कोई हार्म पहुंचाते हुए हमारे नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते। तो उसकी जगह पे किसने ले लिया? एल्यूमिनियम वाले प्रोडक्ट्स ने ले लिया, एल्यूमिनियम वाले या प्लास्टिक वाले ने, या फिर जो स्टील्स के आते हैं उन्होंने वो प्लेस ले लिया वहाँ पे। तो इसके जब इसके मतलब इसके कारण क्या हो रहा है?
एल्यूमिनियम और स्टील के जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लग गया है, उसकी डिमांड ज्यादा होने लगी है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा है, लोग ज्यादा से ज्यादा परचेज करने लगे हैं। ठीक है। बट आज भी कहीं ना कहीं लोग फर्नीचर जो वुड का आता है वो आज के डेट में वो बहुत महंगा हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको बनाने का जितना कॉस्ट नहीं लगता उससे कई ज्यादा कॉस्ट उसको वुड को खरीदने को लगता है। तो इसलिए एल्यूमिनियम का जितना आप परचेस कर रहे हो, अगर सपोज वो 20,000 का आपको एल्यूमिनियम का फर्नीचर पड़ रहा है, तो वही आप अगर वुड का आप लकड़ी का अगर फर्नीचर ले रहे हो तो वो आपको 30 to 40, 35,000 तक पड़ेगा। जो महाराज जो सोफा आता है उसके नीचे में आप देखना कभी भी उनका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो वुड के ही इससे बना रहता है। ठीक है। तो आपको एल्यूमिनियम और इनका प्रोडक्शन ज्यादा है बट स्टिल उसकी प्राइस फिर भी कम है। वुड और वुड के जो सोफे है फर्नीचर है वो उसका रेट ज्यादा है बट इसका प्रोडक्शन कम है, क्योंकि ज्यादा लोग इसको परचेस नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो ज्यादा रिच है, ज्यादा हाई है। और उसको रखना उसको घर पे मेंटेन करने वाले को भी, उसको रखने को वाले को भी एक रिच लुक देता है वो। देन थर्ड पॉइंट दिया है कैपिटल रिक्वायरमेंट प्रोजेक्शन, जिसमें आप काफी सारे अपने कैपिटल्स को अचीव करने के ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा अपने अकाउंट बैलेंस बढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हो। सेटअप ऑफ इंसेटिव स्ट्रक्चर्स, आप वहाँ पे इंसेटिव दे सकते हो, जैसे कि बीच में आया था कि आप कोई सोप लेते हो तो उसके ऊपर आपको 10 फ्री मिलेगा, या फिर कोई आप 3 सोप ले रहे हो तो उसके ऊपर 4 साबुन आपको फ्री मिलेंगी। तो आप ऐसे इंसेटिव दे रहे हो, अपने वर्कर्स को भी इंसेटिव दे रहे हो जिससे अपना टारगेट कंप्लीट किया है, टारगेट से ज्यादा अच्छा कुछ काम किया है। ठीक है। तो आप उनको इंसेटिव भी दे रहे हो, इंसेटिव मतलब उनको एक्स्ट्रा सैलरी देना या उनका एक्स्ट्रा कुछ देना अपने प्रोडक्ट के साथ में। Then learning curve from single unit data. The data for effort put into productions of a single unit is available, then that data can be used to plot the three useful curves: the unit curve, the cumulative total, and the cumulative average curve. ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं what three types of curve used in single unit data. तो आपको पता रहना चाहिए द यूनिट कर्व, द कम्युलेटिव टोटल एंड द कम्युलेटिव एवरेज कर्व। ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, जो यूनिट अगर कोई एक ही सोप आपको ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है तो आप उसका क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन निकाल रहे हो कि टोटल प्रोडक्शन कितना निकल रहा है, एवरेज प्रोडक्शन कितना निकल रहा है, तो वो सारा आपको बताता है। ठीक है। यूनिट कर्व इज अ कर्व which is plotted using a set of data available for the efforts behind productions of a single unit. This curve is generally plotted on a log paper and then baseline can be drawn. ठीक है। तो ये भी ग्राफ पेपर में शो करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन कितना कैसे जा रहा है, कितना रेंज नीचे आ रही है, कितना रेंज ऊपर जा रहा है, कितना रेंज से नीचे आ रही है। ठीक है। Cumulative total curve is a curve which is plotted using cumulative efforts total with positive slopes. ठीक है। तो यहाँ total efforts कितना, then cumulative average curve is a curve which is plotted using the cumulative efforts average for each unit. यहाँ पे हर एक यूनिट का ग्रुप ऑफ यूनिट का वर्क देखते हैं कि कितने यूनिट्स में कितना प्रोडक्शन हुआ है।
ठीक है, आपने पहला स्टॉक निकाला अपना रेडी करके, पहले स्टॉक में कितना प्रोडक्शन हुआ है आपका, फिर आपने सेकंड स्टॉक निकाला, फिर से 1000 का प्रोडक्शन, पूरा आपने पूरा स्टॉक रेडी करके फिर से उसको मार्केट में सेल करने के लिए निकाला, फिर उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है आपका, कितना बेनिफिट हो रहा है, फिर आपने वो देखा। तो हर एक स्टॉक में आप क्या देख रहे हो, प्रोडक्शन देख रहे हो अपना, कितना हमको बेनिफिट हो रहा है, कितना हमका हमारा प्रोडक्शन ऊपर बढ़ रहा है, कितना हम टारगेट को अचीव कर रहे हैं। ठीक है। असिस्टेंट स्कोर लर्निंग कर्व, as the name suggested, an assistant score is the number of help, hint, wrong attempt recorded for a given opportunity at the given time. ठीक है, ये एक ऐसा असिस्टेंट स्कोर लर्निंग कर्व है जिसमें कि आपको टारगेट करता है, स्कोरिंग करता है। जैसे आपके फाइनल एग्जाम के लिए मैम। as the name suggests, an assistant scores in the number of help, hint, wrong attempts recorded for a given opportunity at the given task. From detailed research and analysis, it has been observed that for the first opportunity at an average error of 1.3 times is made. ठीक है, जैसे कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम होने के पहले आपकी यूनिट टेस्ट होती है, यूनिट टेस्ट में 1 2 देन फाइनल, फिर से 4 देन फिर आपका फाइनल अटेम्प्ट होता है। ये स्कूल के जो 10th एंड 8th तक जो चलता है ये सिस्टम। ठीक है, तो इस हिसाब से उन लोगों बच्चों का एवरेज स्कोर्स निकालते हैं, जिससे कि पता चलता है कितने बच्चों का कितनी स्टडी हो रही है, कितने बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं और कौन कितने कौन से स्टेजेस में है। जहाँ पर वो बच्चा का जो सब्जेक्ट वीक है या जो जो सब्जेक्ट में वो अच्छे से नहीं काम कर रहा है, वहाँ पे उनको वहाँ उनको फिर अच्छे से गाइडलाइन देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ उनको समझ में आ रहा है बच्चों को कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, क्योंकि टाइम टू टाइम उनका इंटरवल में उनका एग्जाम होते जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप असेस कर रहे हो खुद को, आप खुद को समझ रहे हो कि कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, कौन से सब्जेक्ट में आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर वीक हो और कहाँ पे आपका जो डिसीजन है वहाँ पर रॉन्ग हो रहा है, और किस तरीके से आपका जो डिसीजन है वहाँ पर
हेलो हेलो Yes, ma'am. ओके, तो इस तरीके से आप अपना असिस्टेंस स्कोर कर पाते थे कहाँ पे आपका गलत डिसीजन हुआ है, कहाँ आपका स्कोर नीचे आ रहा है. Then error learning curve despite the percentage of assistance asked by the respondent on the first opportunity. ठीक है, आप यहाँ पे अपने जो भी एम्प्लॉयज है उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हो, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका हर एक निकाल रहे हो, असिस्टेंट स्कोर लर्निंग कर्व निकाल रहे हो, एरर लर्निंग कर्व निकाल रहे हो कि कहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हम पहली बार जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में क्या प्रॉब्लम्स हमको फेसेस करने पड़ रहे हैं. देन प्रेडिक्टेड लर्निंग कर्व, आप प्रेडिक्शन लगा रहे हो, प्रेडिक्शन मतलब अनुमान लगा रहे हो कि शायद हमारा जो सोप का जो कलर है वो ज्यादा फेमिलियर नहीं है लोगों को, या फिर जो हमारा जो जिस तरीके का नाम है, अगर हम नीम का सोप का नाम दे रहे हैं बट हम कवर येलो वाला कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है. आप प्रिडिक्शन लगा रहे हो कि शायद इस वजह से लोग उसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है, जो क्वालिटी का जो आपको प्रिजर्वेटिव जहाँ जो यूज कर रहे हो उसी की थीम के हिसाब से आपका कलर और आपका आउटलुक होना चाहिए सोप का. ठीक है, तो वो नहीं होने की वजह से आपका जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट है, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. आप लोग कोई भी साबुन या कोई भी सोप उठा के देखो बेटा, इसमें बोलते हैं कि इसमें नीम की शक्ति है या एलोवेरा की शक्ति है, तो वो उसका जो कलर होता है वो पॉलिथीन जो भी होती है सोप का, तो वो भी येलो ही होता है. अगर लेमन का है तो वो येलो रहेगा, अगर नीम का है तो उसका ग्रीन रहेगा कवर. तो उसी के हिसाब से उसको कवर भी डिसाइड करते हैं. बट यहाँ पर आपने बोला है कि नीम की क्वालिटीज है हमारे शॉप में, बट आपने कवर जो है येलो वाला पैक किया है, येलो कलर से पूरा अपने पूरा उसका आउटलाइन बनाया है. तो यहाँ पे आप हम प्रोडक्शन लगा रहे हैं कि शायद इस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, predicted learning curve is derived from the learning factors analysis. ठीक है, एनालिसिस मतलब हम समझ रहे हैं, हमारे डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि शायद इस वजह से हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है, शायद उस वजह से भी हमारा प्रोडक्शन कम हो सकता है, शायद हमारे एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे हैं, शायद हमारा प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं है या उसका रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं है. Which has the capability in measuring student proficiency, knowledge, component, difficulty and knowledge component learning rates. ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरीके से हम लोग भी, आप लोग भी कोई भी सब्जेक्ट में अगर वीक हो तो आप लोग भी यहाँ पे प्रोडिक्शन लगाते हैं कि मेरा मैथ सब्जेक्ट वीक है तो मुझे वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए. शायद मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, या शायद मुझे टेबल्स लर्ननी है, या शायद मुझे न्यूमेरिकल्स याद नहीं होते हैं, इसलिए मैं वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा हूँ. तो आप ये प्रिडिक्शन लगाने के बाद अपनी चीजों को मेजरिंग कर रहे हो, पता कर रहे हो, आप अपने नॉलेज को पता कर रहे हो, अपने एफिशिएंसी पता कर रहे हो, अपने डिफिकल्टी को पता कर रहे हो. दिस एनालिसिस हेल्प्स इन क्वांटिफाइंग द लर्निंग प्रोसेस. ये जो प्रोसेस है इससे आप क्या कर रहे हो, अपने आप को रेक्टिफाई कर रहे हो, अपने आप को करेक्ट कर रहे हो कि यार नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं तो अभी ये सारे फॉर्मुलेस तो रट्टा मार के ही रहूंगा, ये फॉर्मुलेस को मैं अच्छे से पढ़ के जाऊंगा. तो आप लोग क्या कर रहे हो, खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, खुद को एनालाइज कर रहे हो कि ये अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, देन मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो अब इस तरीके से करने वाला हूँ, मैं सेकंड अटेम्प्ट आने वाले अटेम्प्ट में मैं इस तरीके से तैयारी करूंगा. तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, अपने आप को रेडी कर रहे हो, तो आप जो भी आने वाला जो भी चैलेंजेस होंगे उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सके. ठीक है, देन क्रिटिसिज्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस कर्व. It has been observed that the experience curve should not be viewed in isolations. Learning and experience curve has a strong dependency on individuals under observation. If the attitude of the individual is positive, the resulting curve will resemble learning curve. But if the attitude of the individual is negative, the resulting curve will not be hold good. ठीक है, कई बार ऐसा होता है जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सारे सारे जो सारे जो परसेंटेज है, सारा जितना भी प्रॉफिट है वो सबके सामने एग्जीक्यूट नहीं करते.
वो सिर्फ मैनेजर के सामने साथ में डिस्कस करते हैं। बाकी ओवरऑल जो प्रोडक्शन है, ओवरऑल जो भी है वो चीजें बता देंगे, पर कभी भी प्राइस रेट या कभी भी जो अंदर के जो एम्प्लॉयज की जो अंदर की जो बात है, जो बिजनेस के अंदर की बात है, वो कभी भी अपने एम्प्लॉयज के साथ में शेयर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक का बिहेवियर अलग होता है, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है। कोई पॉजिटिव पर्सन है, कोई नेगेटिव पर्सन है। मे भी कोई बातें वो पॉजिटिव ले, मे भी कोई बातें वो नेगेटिव ले। आपके क्लास में भी अगर किसी को हम डांटते हैं, तो वो पर्सन पे, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो मैडम की डांट को या किसी की भी या अपने घर वाले की डांट को किस वे से ले। पॉजिटिवली लेना है या नेगेटिवली लेना है। नेगेटिव लेगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, अगर पॉजिटिव लेगा तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये डिपेंड करता है हर एक एम्प्लॉयज की एटीट्यूड पर, कि वो किस तरीके से उस बेनिफिट को फायदा में लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, अगर आप कोई एम्प्लॉयज के साथ में अगर काम कर रहे हो, कोई आपके को वर्कर्स है, तो वहाँ पे भी आपको पता रहना चाहिए कि आपका जो भी डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको किस तरीके से किसके साथ में शेयर करना है और कितना शेयर करना है। और जरूरी है कि ये सब डिटेल्स बता उनको शेयर करना। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर सब बता देते हो कि हमारा इतने लाख का प्रोडक्शन हुआ है, तो कई बार एम्प्लॉयज के माइंड में ये ख्याल आता है कि जब आपका इतना लाख का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमको सैलरी इतनी सी क्यों दे रहे हो। पर वो जो एम्प्लॉय है, उसको ये नहीं पता कि हम उनसे कई ज्यादा दिन रात मेहनत करते हैं। वो तो सिर्फ आते हैं, 9 घंटे 12 घंटे की जो शिफ्ट होती है, उतना घंटे वहां पे काम करते हुए चल जाते हैं। बट आप लोग क्या कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली लगे हो, आप डे नाइट वहां पे लगे हो, आप डे नाइट अपने क्लाइंट्स को बनाने को लगे हो, डे नाइट आप अपने क्लाइंट के साथ बॉन्डिंग बना रहे हो, क्लाइंट्स को आप अपने क्लाइंट्स नए नए क्लाइंट्स को लेकर आ रहे हो, तो ये आप काम कर रहे हो। ठीक है। ये क्रिटिसिज्म ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब, क्रिटिसिज्म मतलब मतभेद। क्योंकि कई बार होता है कि कोई पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, कोई नेगेटिवली रिएक्ट करता है। ठीक है। कई बार नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से कई एम्प्लॉयज को अपने जॉब से निकाल दिया जाता है। तो दीज आर दी कर्व प्रिंसिपल्स, कर्व ऑन ग्राफ प्रिंसिपल्स, जो मैंने आपको कवर किया है। देन मूविंग टूवर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स दी। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स दिए हैं। प्रिंसिपल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देर आर 7 प्रिंसिपल्स इन क्वालिटी मैनेजमेंट। देन उसके बाद बेनिफिट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। गर्ल्स, आज के इसमें कोई सेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट्स? हेलो। 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 हेलो बेटा मैम। मेरी वॉइस आ रही है बेटा? यस मैम। तो आज के इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी है? नो मैम। गर्ल्स, आप लोगों का भी सेमिनार है, तो आप लोग अटेंड करने वाले हो बेटा? हेलो। हेलो मैम। हेलो।
हाँ मैम। अभी आप लोगों का ये एक सेशन है, एक बेटा हेलो। हाँ मैम। आप लोगों का भी एक सेशन है गर्ल्स, आप लोग अटेंड करने वाले हो क्या? 12 बजे से है वो। सर ने ग्रुप में डाला है। मैम वो तो 4:30 से 5:30 तक है ना? एक मिनट मैं बताती हूँ आपको। अभी है वेबिनार है एक ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट बाय दी रामदास पोखरे। ये 5 जून, टाइमिंग 12 से 1:30 PM। एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी कॉलेज। दिख रहा है आपको? ये वाला बोल रही हूँ मैं। दिखा? नहीं मैम, ये हमको नहीं आया है। हाँ मैम। ओके, आप लोग बीएमएस वाले हो ना? हाँ मैम। ओके, ये बीएनडीटी ग्रुप में आया है। बेटा आपके ग्रुप में मुझे ऐड करो ना, आपका ग्रुप है क्या टीचर्स का? हाँ मैम। मुझे ऐड कर दो उसमें, क्योंकि फिर कुछ रहा तो मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाती, किसी का नंबर नहीं रहता है मेरे पास। मैं आपको व्हाट्सअप कर देती हूँ नंबर मेरा। व्हाट्सअप मतलब इसी पे सेंड कर रही हूँ। मैम ग्रुप एडमिन तो सर है। मैं तो हूँ। वहाँ पे ऐड कर दो और नीचे में टेक्स्ट करके लिख देना सर को ऐड करने को, तो सर ऐड कर देंगे, ठीक है? स्वाति, स्वाति आप वो ग्रुप में ऐड कर दो मैम को। ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, फिर मुझे एंड टाइम पे शुभांगी का कॉल आया था, क्योंकि आप लोग भी वेट कर रहे थे। मैं उस वक्त क्लास नहीं लेने वाली थी। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई डाउट? नहीं मैम। ठीक है, मैं भी सर से एक बार पूछ रही थी, क्योंकि हम लोग को भी देखना है वो सेमिनार, तो आप लोगों का मैं भी 1:30 तक मैं कनेक्ट करूँ। ओके। हाँ मैम। मैम फिर नेक्स्ट लेक्चर नहीं है ना? नहीं बेटा, वही बोल रही हूँ मैं, एक बार सर से पूछ लेती हूँ, क्योंकि 1:30 तक है तो फिर हमारे पास आधा घंटा हमको मिलेगा फिर। हाँ 12 से मैम। 1 वही 12 से 1 बजे तक है ना, तो 1:30 तक चलेगा, तो हमारा क्लास होता है कि नहीं होता है पता नहीं है। ओके गर्ल्स, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम ग्रुप पे आप मैसेज डाल देना। हाँ तो बेटा ज्वाइन तो करो पहले मुझे। ठीक है, जैसा हाँ रहता है मैं आपको मैम। टेक्स्ट कर देती हूँ। ठीक है। हाँ मैम। ओके। थैंक यू मैम। ओके बेटा।